तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 15% और 18% रिस्पेक्टिवली रिटर्न कैसे देंगे। मतलब निफ्टी 50 क्यों 15% के आसपास रिटर्न दे सकता है हमें इन द लॉन्ग रन, और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्यों हमें 18% के आसपास का रिटर्न दे सकता है इन द लॉन्ग रन। तो पहले बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। जब मैं कहता हूँ कि 15% रिटर्न देगा निफ्टी 50, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 15% देगा। इसका मतलब है ये कभी कभी 15 देगा, कभी कभी 16 भी देगा, कभी कभी 17 भी देगा, कभी कभी 50% रिटर्न भी देगा, कभी कभी -30% रिटर्न भी देगा, कभी -40% रिटर्न भी देगा। और सिमिलरली निफ्टी जूनियर भी ऐसा ही करेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यही होगा, कभी कभी 18 भी देगा, 19 भी देगा, 25 भी देगा, 40 भी देगा, कभी -35 भी देगा, -36 भी देगा, कभी +50 भी देगा, कभी +55% रिटर्न भी देगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे इन सब की, जब आप 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 10 ईयर्स में इनकी एवरेज कैलकुलेट करोगे, तो निफ्टी 50 का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 15% होगा और निफ्टी जूनियर का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 17 से 18% होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है, मैथमेटिकली इसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो अगर हम देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ किसको चाहिए, हर बंदे को, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेस ओनर है, वो क्या चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को क्या करूं, ग्रो करूं। हर एक एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि अपने बिजनेस को वो ग्रो करना चाहता है। तो क्या करता है बिजनेस, वो क्या करता है, जो भी बिजनेस ओनर होता है वो क्या करता है, जो बिजनेस ओनर होगा क्या करेगा, लोन लेगा। तो हमेशा क्या लेगा, लोन लेगा। मतलब अपने पैसे से भी कर सकता है, लेकिन इन जनरली बड़ी कंपनीज जब हम देखते हैं तो क्या करता है, वो लोन लेना प्रेफर करता है। अब लोन किससे लेगा, बैंक से लेगा, किसी फाइनेंशियल कंपनी से लेगा। फाइनेंशियल कंपनी से और महंगा लोन मिलेगा, लेकिन हम बैंक से एज्यूम कर लेते हैं कि जो बिजनेस ओनर है बैंक से लोन ले रहा है। तो अब बैंक में जब हम लोग एफडी कराने जाते हैं किसी इंडसइंड टाइप बैंक में, किसी छोटे बैंक में, अगर हम जनरली प्रेफर करें उनको, तो 6-7%, मतलब इंडसइंड में तो 7% से भी ऊपर की मिल जाती है एफडी, लेकिन करवानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा करवानी है आपको एफडी, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इनके अंदर मतलब जो बैंक्स होते हैं, सिंपल बैंक्स होते हैं, उनके अंदर 6-7% एफडी पे आपको मिल जाता है। तो अज्यूम कर रहे हैं कि जो बैंक है पैसा कितने पर उठाता है, बैंक जो है पैसा उठाता है 6 से लेकर 7% के आसपास, 6-7% के आसपास बैंक पैसा उठाता है। तो बैंक बोलता है अगर इतने पे मैं पैसा उठा रहा हूं तो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे जब हम स्टॉक्स में आएंगे। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होता है कितना परसेंट मार्जिन बैंक कमा रहा है। तो 4-5%, हर बैंक का अलग होता है, लेकिन जनरली 4-5% मान लेते हैं। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, जो बैंक है वो कहता है मैं 11% पे लोन देने को तैयार हो जाऊंगा। बैंक क्या बोलता है मैं किस पे लोन दूंगा, 11% पे लोन दूंगा। तो अब बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर क्या किया, बिजनेस ओनर ने क्या किया, बिजनेस ओनर ने बोला कि मुझे एक्सपेंशन करनी है। तो बिजनेस ओनर बोलता है मुझे एक्सपेंशन करनी है, तो मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। उसने लोन लिया 11% का। तो अब जब वो 11% का लोन ले रहा है, अब जब बिजनेस ओनर 11% का लोन ले रहा है, तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम उसका रिटर्न 15% तो हो, कम से कम उसका रिटर्न 15% हो। कि अगर उसका रिटर्न 15% होगा तभी तो वो 11% बैंक को वापस करेगा, और बाकी 4% से बाकी जो अपने खर्चे हैं, जो भी उसका मतलब उसने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उसने बाकी कोई खर्चा करना है, तो वो सारे खर्चे किससे करेगा, बाकी के पैसों से। तो मतलब वो बोलेगा कि मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, कम से कम मेरी जो अर्निंग है कितनी होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए। तो ये हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी 50 की कंपनीज बोलेंगे कम से कम हमारी अर्निंग 15% के आसपास हो, हमने बोला इफ द अर्निंग्स डू वेल इन द लॉन्ग रन द प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। अगर अर्निंग्स 15% के आसपास होगी निफ्टी 50 की, तो उसको निफ्टी 50 को 15% से बढ़ना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से मान लो निफ्टी 50 क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनी जो कंपैरेटिवली बड़ी हैं और स्टेबल है। अब जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, अब मान लो निफ्टी नेक्स्ट 50 का कोई बिजनेस ओनर आता है और बैंक से लोन लेता है। बिजनेस ओनर आता है, बिजनेस बीओ मतलब बिजनेस ओनर, और वो आके करता है बैंक से लोन लेता है। तो बैंक कहती है कि निफ्टी 50 की कंपनीज थी उनको तो हमने लोन दिया था 11% पे, क्योंकि हमें पता था कि वो बड़ी कंपनी है, वो स्टेबल कंपनी है, वो सेफ कंपनी है। लेकिन तुम जो हो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तुम जो हो कंपेरेटिवली छोटी कंपनी हो, तुम कम स्टेबल हो और तुम कम सेफ हो, तो तुम्हें हम थोड़े हाई रेट पे लोन देंगे। तो मान लो इनको लोन मिलता है 13% के आसपास, इनको लोन मिलता है 13% के आसपास। क्यों, क्योंकि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी, या नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी, डीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जब बैंक के पास लोन लेने जा रही है, तो बैंक को पता है कि बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, इनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो इन कंपनीज को जो बैंक है 11% पे भी लोन देने के लिए मान जाता है। लेकिन छोटी कंपनी, मान लो कोई इन्फोएज जैसी कंपनी कोई आ गई, या सीमेंस भी बड़ी कंपनी है, इन्फोएज भी बड़ी कंपनी है, लेकिन इनसे कंपेरेटिवली क्या छोटी है, तो थोड़ी सी ज्यादा क्या हो जाती है, रिस्की हो जाती है, इनके अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो जाती है ज्यादा। तो जो बैंक क्या बोलेगा कि उनको 11% दिया, तुम्हें थोड़ा सा हाई रिटर्न दूंगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे में रिस्क ज्यादा है, तुम डूब सकते हो, तो तुम्हें देने में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैं तुम्हें हायर रिटर्न पे, मतलब हायर इंटरेस्ट पे लोन दूंगा। तो वो कहता है बिजनेस ओनर आता है मतलब लोन लेने, तो बिजनेस ओनर को जो लोन मिलता है बैंक से इस बार 13% मिलता है। क्यों, क्योंकि वो कंपेरेटिवली छोटी कंपनी का मालिक है। एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 13%, तो बोलता है कि यार मुझे कम से कम अपना रिटर्न 17-18% तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि
अगर मैं इतना रिटर्न, इतनी अर्निंग अगर मैं नहीं कर रहा, अगर मैं इतनी अर्निंग नहीं कर रहा, तो मैं लोन वापस कैसे चुकाऊंगा, और लोन वापस कैसे चुकाऊंगा तो अपने जो लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं उनको सैलरीज वगैरह किस तरीके से दूंगा। तो बहुत जरूरी होता है उनके लिए इतनी आसपास, इसके आसपास की अर्निंग लेना। तो इन द लॉन्ग रन अगर उनकी अर्निंग 17-18% के आसपास होती है तो उनका जो शेयर प्राइस है वो इससे बढ़ता ही बढ़ता है, और ओवरऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 17-18% से बढ़ना ही पड़ता है। ये एक रीजन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, एक बार मैं वापस स्लाइड पर जाता हूं, इसके बाद हम देखते हैं हमने बिजनेस ग्रोथ की बात करी। तो बिजनेस ओनर तो चाहता ही चाहता है, बिजनेस ओनर तो चाहता ही चाहता है इस चीज को कि मैं अपना बिजनेस मैक्सिमम ग्रो करूं। मान लो अगर निफ्टी 50 की एक कंपनी है और उसको दिख रहा है कि वो बिजनेस 15% से ज्यादा से ग्रो कर सकती है क्योंकि उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अब दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक को दिख रहा है कि मैं अपनी अर्निंग्स को 20% से बढ़ा सकता हूं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से डेवलप कर सकती है, तो वो 20% पे भी जाएगा। उसको लग रहा है 25% बढ़ा सकता है तो वो 25 पे भी जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं 15 पे रुक जाएंगे। तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो 15% से ज्यादा रिटर्न दे रही होंगी, कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है 15% से कम भी रिटर्न दे रही हो। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन जब हम देखेंगे तो 15% तो बहुत इजीली मिल जाएगा। और निफ्टी जूनियर में भी ऐसी है, कुछ कंपनीज 25-25, 30-30% रिटर्न भी दे रही होंगी और कुछ कंपनी 18 से भी कम दे रही होंगी, लेकिन एवरेज करके इन द लॉन्ग रन देखेंगे तो वो 18% के आसपास दे ही देगी। तो एक बिजनेस ओनर चाहता है कि मैं अपने रिटर्न को क्या करूं, बढ़ाऊं। और आरबीआई और गवर्नमेंट भी चाहती है। आरबीआई मतलब शॉर्ट रन में ऐसा लग सकता है कि आरबीआई ने गलत डिसीजन को ले लिया या गवर्नमेंट ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंप्रूव हो। ये सारे चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और जीडीपी इंप्रूव हो। तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हर साल जो आरबीआई कहती है सेफ रेट है इन्फ्लेशन का, वो 4 ± 2% हमने बात करी थी। हम मान रहे चलो 6% के आसपास की इन्फ्लेशन मान के चल रहे हैं कि 6% क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी 6%। और हम मान के चल रहे हैं कि 8% हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 8% के आसपास हमारी एक्चुअल ग्रोथ हो जाएगी। और हम कहते हैं 1% क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मान लो जैसे कोई ऐसी, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता नहीं हूँ, मतलब ऐसी मेरे को बस पता है कि जैसे चांदनी चौक में उनकी शॉप्स वगैरह हैं और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं एक साल का। वो लोग 10-10 लाख रुपए एक साल का कमा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, मान लो 10 लाख रुपए उन्होंने कमाया तो वो 3 लोगों के बैंक में जमा करा देते हैं। वो पैसे को सारा कैश में आता है, 3 लोगों के बैंक में, 4 लोगों के बैंक में 2.5 लाख करके पैसे जमा करा देते हैं और 1 रुपए टैक्स नहीं देते उसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा अर्निंग करते हैं और 1 रुपए टैक्स नहीं देते। तो उनका जितना भी पैसा है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू पैसा कमा रहे हो, मतलब कुछ ट्रेडिंग करते हैं, छोटी मोटी कोई सामान बाहर से ले लिया और वहां पे दिखा दिया, कोई जीएसटी नहीं, कोई बिल नहीं, बिल्कुल कच्चे में काम करते हैं। तो अब ये लोग ग्रोथ के लिए, अगर इनको एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना ही पड़ेगा। हमेशा अनऑर्गेनाइज में रहकर आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी खोल के जीएसटी रजिस्टर करा के ये सब चीजें करवा के आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ी ग्रोथ चाहिए, अगर आप इतने भी रहना चाहते हो फिर तो इसमें आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना ही पड़ेगा। और जैसे गवर्नमेंट अगर रूल्स थोड़ा और स्ट्रिक्ट करती है, मतलब डिजिटली अगर ट्रांजैक्शन वगैरह ज्यादा होनी शुरू होती है तो उनको प्रॉब्लम आएगी और इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना ही पड़ेगा। जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1% से भी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंजर्वेटिव होकर मैं सिर्फ 1% ले रहा हूं। तो हम कह रहे हैं एक्चुअल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% के आसपास होनी चाहिए। एक्चुअल जीडीपी की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट बोलती है और आरबीआई भी चाहती है कि इससे ज्यादा ही ग्रोथ हो, लेकिन इतनी % हम मान के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं जो गुड रेट फॉर इन्फ्लेशन है वो 6% है, 6% के आसपास इन्फ्लेशन। फिर हम कह रहे हैं 1% क्या है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 15%। तो हम कहते हैं 15% के आसपास अगर हमारी ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी नहीं है, एक्चुअल जीडीपी तो सिर्फ ये है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल मतलब जिसके अंदर हमने इन्फ्लेशन भी लगा लिया है। तो नॉमिनल जीडीपी इतनी से बढ़नी चाहिए। और निफ्टी तो है क्या है, निफ्टी तो है एक रिप्रेजेंटेशन ही है जीडीपी का, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन मोर और लेस तो जीडीपी का रिफ्लेक्शन ही है। कभी कभी ऐसा होता है जीडीपी बढ़ रही होती है, निफ्टी नहीं बढ़ रही होती है, कभी कभी ऐसा होता है जीडीपी नहीं बढ़ रही होती लेकिन निफ्टी बढ़ रही होती है। लेकिन मोर और लेस इन द लॉन्ग रन तो जो निफ्टी 50 है वो जीडीपी का रिफ्लेक्शन है ही है। तो अगर जीडीपी को 15% से बढ़ना है तो निफ्टी 50 को 15% से बढ़ना ही पड़ेगा। और मान लो ये तो जीडीपी तो बड़ी कंपनी से 15 से बढ़ रही है, तो हमने बात करी थी कि बड़ी चीज को बढ़ने के लिए, बड़ी चीज जब बढ़ती है तो बड़ी चीज थोड़ी धीरे बढ़ती है और जो छोटी चीज है वो थोड़ी तेज बढ़ सकती है। जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था, एक बैंक है जिसकी एक ब्रांच है तो उसको डबल करने के लिए सिर्फ एक ब्रांच और खोलनी है, लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसकी 100 ब्रांचेस हैं तो उसको अपने आप को डबल करने के लिए 100 ब्रांचेस को और खोलना पड़ेगा। 100 से 200 करने के लिए, मतलब डबल करने के लिए 100 खोलना पड़ेगा। तो छोटी कंपनी जनरली ज्यादा फास्ट ग्रो हो जाती है। तो ये तो निफ्टी 50 है, जो बड़ी कंपनी है तो 15 से होंगी, तो छोटी कंपनी मान लो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली थोड़ी और तेज ग्रो होनी पड़ेगी 17-18% से। और मतलब मान लो मिड कैप में इन्वेस्ट करो तो वो और तेज ग्रो होगा 20-22% के आसपास, स्मॉल कैप और तेजी से ग्रो होगा। तो मतलब जो जितना छोटा होता है वो उतनी तेजी से ग्रो हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मार्केट गिरती है, जब ग्रो होता है तो भी तेजी से ग्रो होता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो वो और तेजी से गिरता भी है। अगर छोटी चीज तेजी से ग्रो हो रही है, जब मार्केट ग्रो हो रही है, जब स्टॉक मार्केट ग्रो हो रही है, तो जब गिरता है तो जो छोटी चीज होगी गिरती भी ज्यादा है, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका जीरो होने का लॉस होता है। मतलब उसमें ये प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कत हो सकती है कि कंपनी बंद भी हो सकती है। छोटी कंपनी के बंद होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो गिरती भी बहुत ज्यादा है।
तो उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवॉर्ड भी है, परसेंटेज भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी डिसीजन वगैरह कुछ नहीं लिया, बस समझाने के लिए आपको बताया था क्यों 15% और क्यों 18%। फिर एक और चीज भी होती है, हम देखते हैं मार्केट कैप बाय जीडीपी। हमने बात करी कि मतलब जीडीपी का रिफ्लेक्शन ही है निफ्टी 50 एक तरीके से। तो मार्केट कैप बाय जीडीपी इन द लॉन्ग रन क्या होता है, वॉरेन बफेट इंडिकेटर की बात करी थी कि मार्केट कैप बाय जीडीपी होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मार्केट कैप बाय जीडीपी को 1 करने के लिए मार्केट कैप को बढ़ना ही पड़ेगा, शेयर के प्राइस बढ़ने पड़ेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो निफ्टी 50 को बढ़ना ही पड़ेगा, निफ्टी जूनियर को बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई ज्यादा डिबेटेबल चीज नहीं है। फिर हम ये बात करते हैं कि इंडस्ट्री का रिटर्न जो होता है, इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हो, अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रियलिटी मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आप एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत सारी ऐसे और भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने अभी इसमें इंजीनियरिंग की बात नहीं करी और ऐसी बहुत सारी, पावर की बात नहीं करी मैंने इसके अंदर, ऐसी बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं। तो जब आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत डाइवर्सिफाइड तरीके से सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, सारे सेक्टर्स के अंदर, सारी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पूरी जो इंडस्ट्री होती है, जो पूरी इंडियन इंडस्ट्री है, उसके अंदर ऑटो भी आ गया, उसमें आईटी भी आ गया, उसमें बैंकिंग भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, इंफ्रा आ गया, रियलिटी आ गया, पावर आ गया, ऐसी ऑयल आ गया, ऑयल की तो मैंने बात नहीं करी, इसमें ऑयल आ गया, एफएमसीजी आ गया, टोबैको आ गया, ये सारी की सारी बढ़ती हैं। तो अब मान लो जब हमारी इंडिया की, जैसे अब मतलब मोदी जी ने बोला कि 2024 तक हम इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन कर देंगे, मुझे नहीं लगता हो पाएगी, बहुत डिफिकल्ट भी होना आजकल के हालात देखें, और वैसे भी बहुत ही मुश्किल था होना। पर मैं कह रहा हूँ चलो 24 में नहीं होगी, 26 में हो जाएगी, 26 में नहीं होगी, 28 में नहीं, 28 में हो जाएगी। तो मान लो 28 में भी अगर हम कह रहे हैं 2028 में भी अगर हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन की हो गई, $5 ट्रिलियन हमारी जीडीपी हो गई, तो क्या बढ़ रहा होगा, ऑब्वियसली ऑटो तो बढ़ ही रहा होगा, आईटी भी बढ़ रहा होगा, बैंकिंग भी बढ़ रहा होगा, सीमेंट भी बढ़ रहा होगा, इंफ्रा भी बढ़ रहा होगा। कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे लगता है ये नहीं बढ़ेगा, या कोई कहता है मुझे लगता है ये नहीं बढ़ेगा, कोई कहता है मुझे लगता है ये नहीं बढ़ेगा, तो ठीक है, ये वाला नहीं बढ़ रहा होगा तो ये तो बढ़ ही रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक आधा इंडस्ट्री कोई खराब हो जाए, एक आधी कोई इंडस्ट्री ऐसी हो, एक आधा कोई सेक्टर ऐसा जो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, हो सकता है। मान लो कोई कहता है मेरे को लगता है कि ऑयल जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ऑयल 2028 तक खत्म हो जाएगा, सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो मान लो कोई ऐसा भी कहता है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है लेकिन उसमें ऑयल नहीं है, लेकिन हम तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हम निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑटो भी आएगा, उसके अंदर आईटी भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, सीमेंट भी आएगा, ऑयल नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। मतलब जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारा पैसा ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने तो इंडस्ट्री में, हमने तो सारे सेक्टर्स में पैसा डाल दिया, तो हमारा पैसा तो ग्रो करेगा ही करेगा। अब मान लो कि कोई कहता है कि नहीं यार गोल्ड बहुत अच्छा है, तो अब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, या कोई कहता है यार मैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, गोल्ड में तो सिर्फ एक मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए लेकिन ना बढ़ेगी, मतलब मैं कहता हूं बढ़ेगा, लेकिन मान लो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी इंडिया की लेकिन गोल्ड नहीं बढ़ा, गोल्ड एज अ मेटल नहीं बढ़ा, तो हमें प्रॉब्लम क्या चीज से है कि हमने तो एक ही चीज में इन्वेस्ट किया था, हमने तो डाइवर्सिफाई किया नहीं था, हमने तो सिर्फ एक ही चीज में इन्वेस्ट किया था और ये नहीं बढ़ा, लेकिन इकोनॉमी बढ़ गई तो दिक्कत। अब मान लो प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हुए, प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़े, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन हो गई, बहुत मुश्किल ऐसा होना, लेकिन मान लो हो गई कि प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़े लेकिन इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो गई, तो हमने तो सारा पैसा एक ही जगह पर डाल रखा था। जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हर एक सेक्टर में, आप ऑटो में भी कर रहे हो, रियलिटी में भी कर रहे हो, मतलब रियल एस्टेट में भी कर रहे हो, इंफ्रा में भी कर रहे हो, सीमेंट में भी कर रहे हो, आईटी में भी कर रहे हो, बैंकिंग में भी कर रहे हो, फाइनेंशियल्स में भी कर रहे हो, आप हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सारी चीजों में से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, तो जो बढ़ेगा हमारा पैसा उसमें ज्यादा हो जाएगा, जो कम बढ़ेगा उस हमारा पैसा उसमें कम हो जाएगा। अब मान लो कि जब 5 ट्रिलियन में हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सीमेंट नहीं बढ़ पा रहा, वैसे तो बढ़ेगा पड़ेगा, पर मान लो सीमेंट नहीं बढ़ पा रहा, इंफ्रा बढ़ रहा, रियलिटी बढ़ रहा, तो अपने आप हमारा पैसा सीमेंट में इन्वेस्टेड, जो मान लो अगर आपका 1 लाख रुपए से, अगर आपने 1 करोड़ निफ्टी में डाला है और 1 करोड़ में से 10% सीमेंट है, तो मतलब आपने 1 करोड़ डाला है निफ्टी में, 1 करोड़ निफ्टी में इन्वेस्टेड है, 10 लाख रुपीज आपका सीमेंट में इन्वेस्टेड है, लेकिन सीमेंट नहीं बढ़ रहा, तो अपने आप ये 10 लाख जो है 9 लाख हो जाएगा, और जो 1 लाख है किसमें चला जाएगा, जो कोई ग्रोइंग सेक्टर है। फिर मान लो ये बहुत ही सीमेंट और खराब हो रहा है, तो आपका 9 लाख का उसमें 6 लाख हो जाएगा, और जो 3 लाख है कहां चला जाएगा, जीरो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा इसका, ये 3 लाख कहां चला जाएगा, किसी ग्रोइंग सेक्टर में चला जाएगा। तो जब हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि अब लैंड जो है, प्रॉपर्टी, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड क्या है, लैंड जो है एक रॉ मटेरियल है, क्या है, एक रॉ मटेरियल है, किसका रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री का। लैंड जो है एक हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब ऑयल इंडस्ट्री हो गई, सारी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सबका रॉ मटेरियल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉ मटेरियल तेजी से बढ़ जाए लेकिन जो इंडस्ट्री है वो ना बढ़े। तो मतलब आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि आपको
सोफा बनाने के लिए आपको वुड चाहिए, सोफा बनाने के लिए आपको वुड चाहिए, और आप कह रहे हो कि वुड के प्राइसेस तो बहुत तेजी से बढ़ गए, लेकिन जो हमारा फाइनल आउटकम है जो सोफा है वो नहीं बढ़ा। मतलब आप कह रहे हो कि पहले 100 रुपए की आती थी वुड, अब जो वुड है वो 200 रुपीज की आ गई, पहले 100 की वुड आती थी, अब जो वुड है 200 की हो गई, लेकिन सोफे का रेट तो नहीं है, सोफा नहीं बढ़ा। ऐसा तो हो नहीं सकता, सोफा तो और तेजी से बढ़ेगा। अगर वुड बढ़ेगा तो सोफा तो और तेजी से बढ़ेगा, ये बढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जब हम निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर इंडस्ट्री के अंदर पैसा अपना डाल रहे हैं। फिर एक बार देख लेते हैं प्रेजेंटेशन में। हाँ, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस ऑफ सेंसेक्स 100 था 1979 के अंदर, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि कितना एनुअली रिटर्न कितना दिया, एनुअली रिटर्न सेंसेक्स ने हमें कितना दिया। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 1979 से 2019। 2020 क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि सॉरी 2020 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि 2020 में कोरोना वाला पैंडेमिक आ गया, और सेंटिमेंट की वजह से और अर्निंग्स की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है। तो मैं आपको 1979 से दिखा रहा हूँ, 1979 जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, यहां से 2019 तक यहां पे जब स्टार्ट हुआ था तो सेंसेक्स था 100 पे, और जब 2019 का बिल्कुल एंड था तो सेंसेक्स था, मतलब कोरोना से पहले 41,000। उसके बाद जब प्रॉब्लम हुई तो कोरोना की वजह से मार्केट बहुत डाउन हो गई, लेकिन वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा। क्यों कंसिडर नहीं कर रहा, इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा कि मान लो अगर कोरोना ना आया होता और कोरोना ना होता तो ये मार्केट बहुत ऊपर हो रखी होती, लेकिन अभी कोरोना मान लो हो गया है, तो अब थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है, मार्केट नीचे है, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम में हम ठीक हो जाएंगे, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे, वापस सेंसेक्स 41,000 हो जाएगी, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर 41 से भी ऊपर चली जाएगी और बढ़ती जाएगी। फिर कोई कोरोना जैसी चीज आएगी, फिर मार्केट को गिरा देगी, फिर कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, फिर बढ़ती रहेगी। तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी, कभी आज कोरोना आ गया, कभी कोई प्रॉपर्टी क्राइसिस आ जाएगा, कभी कुछ और क्राइसिस आ जाएगा, कभी रियलिटी में क्राइसिस आ जाएगा, कभी इंफ्रा में क्राइसिस आ जाएगा, कोई ना कोई क्राइसिस हमेशा आता रहेगा, उसकी वजह से मार्केट जो है गिरती रहेगी। लेकिन अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं गिरे, जब भी गिरेगी हम पैसे को ज्यादा डाल देंगे और उससे हमारा रिटर्न ओवरऑल बढ़ जाएगा। अभी उसकी बात करूंगा कैसे अगर आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आप निफ्टी को बीट कर सकते हो, सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर भी कैसे आप हायर रिटर्न ला सकते हो निफ्टी से, अभी उसकी भी बात करूंगा। तो 1979 में स्टार्ट हुआ सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 1979 में, और 2019 में वो 41,000 पे पहुंच गया। तो हम कह रहे हैं कि ईयरली कितना पैसा उसने कमा के दिया। तो याद करो हमने बात की थी कि ईयरली निकालने के लिए हम किस पे जाएंगे, CAGR पे। दोहरा रहा हूं, CAGR calculator.net, इस पे हम चले गए। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग वैल्यू थी 100, फिर अब एंडिंग वैल्यू कितनी है 41,000, मतलब अगर मैं 2019 तक की बात कर रहा हूँ। फिर 1979 से बात करें 2019 तक की, तो कितने साल हो गए, 40 साल। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब 1979 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ और 2019 तक सेंसेक्स चला, तो 40 साल तो ये हो गए, मतलब आगे भी चलेगा, पर अभी 40 साल का दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू 100 थी, स्टार्टिंग वैल्यू सेंसेक्स की 100 थी, और 2019 के एंड में वैल्यू कितनी होगी 41,000। तो कितनी तेजी से ग्रो किया। तो हम देखते हैं रिटर्न 16.23 है, कितना है 16.23। इसका रिटर्न जो है हमें जो CAGR मिला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हमें मिला, वो मिला 16.23%, 16.23%। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर अभी हमने डिविडेंड्स नहीं ऐड करे। डिविडेंड्स मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 1.4-1.5% के आसपास डिविडेंड्स भी है, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 18% से भी ज्यादा का रिटर्न है, हायर 18% से भी ऊपर है। लेकिन हम फिर भी कितना मान के चलते हैं, मतलब सेंसेक्स से दिखाया मैंने कि सेंसेक्स पहले से चला हुआ है, निफ्टी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। निफ्टी शायद 1990 मतलब 2000 से पहले आया, निफ्टी 1995 के बाद है, 2000 से पहले आया, लेकिन सेंसेक्स पुराने, तो मैंने इसलिए आपको इससे दिखाया। तो अब हम मानते हैं कि निफ्टी 50 कितना देगा, सेंसेक्स ने 18% दिया इन द लॉन्ग रन, लेकिन हम कह रहे हैं निफ्टी 50 को एज्यूम कितना करते हैं, चलो 15% ही दे दें। और हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट 50 है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी फास्टर ग्रो करती है, तो हम कह रहे हैं चलो वो 18% दे दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से मतलब ये लॉजिक है हमारा कि 15% और 18% मानने का इसको। और अगर आप ऐसे ही चेक करो तो मतलब जो निफ्टी जूनियर है, निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, नेक्स्ट 50 स्टार्ट हुआ था आई गेस 1996 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1000 पॉइंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर जब मतलब हम देख रहे थे तो ये 30,000 तक पहुंच गया था, 30,000 तक ये पहुंच गया, तो इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न हमें दिया। और ये क्योंकि छोटी कंपनी है तो कंपेरेटिवली फास्टर ग्रो करेंगी, तो हायर रिटर्न देना ही पड़ेगा इनको। फिर हम बात करते हैं, हाँ, अब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया, जब आप 1979 की मैं उनको बताता हूँ 1979 तक अब तक इतना रिटर्न दे दिया है, तो लोग मुझे कहते हैं कि इंडिया उस टाइम पे एक छोटी इकोनॉमी थी, इंडिया एक छोटी इकोनॉमी थी, और अब इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी मतलब टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गई है। तो सबसे बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया आ गई है। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि टॉप 5 इकोनॉमीज में सच्ची में ये नहीं है। वैसे तो अगर हम देखते हैं, अगर हम दूर से देखते हैं बिना दिमाग लगाए, तो हमें लगता है हाँ आ गई है। सबसे बड़ी यूएस है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है यूएस है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी और फिर इंडिया है। ये तो हो गया, एक्चुअल में रियलिटी में हो गया ये। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो इतनी बड़ी हुई है, इसका रीजन ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसलिए हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो हुई है और इतनी बड़ी हुई है। तो मतलब इकोनॉमी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, याद करो, जीडीपी का मतलब मैंने आपको समझाया था, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो हमें प्रोड्यूस तो ज़्यादा करना ही पड़ता है। प्रोड्यूस हमें ज़्यादा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतना ज़्यादा कंज्यूम करती है, ज़्यादा फोन यूज़ करती है, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती है, ज़्यादा खाना खाती है, ज़्यादा स्मोक करती है, ज़्यादा अल्कोहल लेती है, ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, ज़्यादा घर चाहिए हमको, ज़्यादा आटा चाहिए हमको, ज़्यादा चावल चाहिए हमको, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। जब क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमें अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ानी पड़ती है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन हमें समझना क्या चाहिए? हमें समझना ये चाहिए कि एक्चुअल में जीडीपी जो मतलब हम चेक करते हैं कि हम बड़े हुए नहीं हुए, वो जीडीपी से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पर कैपिटा कितनी है हमारी, पर कैपिटा जीडीपी कितनी है। पर कैपिटा मतलब एक बंदा कितना कमा रहा है एक्चुअल में। जीडीपी में तो जीडीपी के हिसाब से तो हम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है, कनाडा से भी ऊपर है, फ्रांस से भी ऊपर है, यूके से भी ऊपर है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में इनसे ऊपर है? नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है? अब जैसे इसको आप इस तरीके से समझो, मतलब मान लो एक घर है जिसमें 4 लोग रहते हैं, और इस घर की ओवरऑल टोटल सैलरी कितनी है महीने की? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कमाते हैं घर में सारे मिला के, और इनके 4 लोग रहते हैं। और मान लो ये एक और घर है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 40 लोग रहते हैं, और यहाँ पे 1,20,000 रुपए कमाते हैं। तो हम खुश हो रहे हैं ये कह के कि हम ये 1,20,000 वाले हैं, हम ये 1,20,000 वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में तो हम 1,20,000 वाले, तो यहाँ पे 40 लोग भी तो हैं जिनका पेट भरना है। ये भी तो देखो, यहाँ 1 लाख है और सिर्फ 4 लोगों का पेट भरना है। यहाँ पे ज्यादा तो है, लेकिन ये 40 लोगों का पेट भी तो भरना है। तो पॉइंट है, हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो 25,000 रुपीज। एक बंदा आराम से 25,000 रुपए का खर्चा कर सकता है महीने के अंदर, अगर वो कुछ सेव नहीं कर रहे तो। यहाँ अगर आप चेक करो तो कितना कर सकता है खर्चा? ये कितना हो गया? 12,000। तो यहाँ पे सिर्फ 3,000 का खर्चा है, यहाँ 25,000 का खर्चा है, और यहाँ पे कितना है? 3,000 का खर्चा है सिर्फ। तो इससे हमें फर्क पता लगता है, इससे हमें फर्क पता है कि अभी भी हम बहुत ज्यादा छोटे हैं। लेकिन एक और चीज होती है, ट्रिपल भी करके। अगर आप जैसे मान लो, अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो एक पीपीपी करके भी होती है। ये होता है परचेजिंग पावर, कि हमारी परचेजिंग पावर पे क्या करते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज ले लेते हैं, और उससे चेक करते हैं कि इनकी जो करेंसी है उस हिसाब से इनकी परचेजिंग पावर कैसी है। तो उसमें तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। उसमें आप हैरान हो चुके, इंडिया 3rd नंबर पे आता है। उसमें फर्स्ट में चाइना आता है, सेकंड पे यूएस आता है, और 3rd पे इंडिया आता है। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी करेंसी है उस हिसाब से हम बहुत सस्ती चीज में सामान खरीद सकते हैं। तो पर हमें ये सब चीजें नहीं देखनी, मतलब हम पीपीपी नहीं देखेंगे, हम प्रॉपर जीडीपी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो हम अभी भी 138 या 139 के आसपास है, मतलब टॉप 100 में भी नहीं आते हम पर कैपिटा के हिसाब से। तो अभी हम बहुत छोटी इकोनॉमी है। अब समझो कि जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग शायद इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, जो लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक कोई काम है, मान लो खेत पे कोई काम है जिसमें 5 लोगों का काम है, टोटल 5 लोग अगर होंगे तो बहुत कंफर्टेबली काम हो सकता है। लेकिन जो वो 5 लोगों का काम है वो करने के लिए 10-10 लोग होते हैं वहां पे। तो जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो क्या है? मतलब वो फालतू में एम्प्लॉयड है। एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो क्या है? वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो जो है वो उसको इतना अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। हम चाहते हैं मिनिमम। तो जो कहते हैं जो एक्स्ट्रा 5 है, ये जो एक्स्ट्रा 5 है, ये विलेज से कहाँ आ जाए? सिटीज के अंदर आ जाए। ये विलेज से कहाँ जाए? सिटीज के अंदर आ जाए। अब जब ये लोग विलेज से सिटीज के अंदर आएंगे तो ये क्या करेंगे? जॉब ढूंढेंगे, अपनी कुछ सैलरी वैलरी आएगी, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा इनकम अर्न करेंगे, और कहीं घर भर में रहेंगे, फोन खरीदेंगे, देखेंगे आसपास के लोग भी कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये लोग भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी फिर बूम होगी हमारी, तब हमारी एक्चुअल इनकम बूम होगी, तब पर कैपिटा इनकम हमारी बूम होगी, और जीडीपी हमारी जो अभी हम 138 139 नंबर पे हैं वो 100 के अंदर आएगी, और तब हम बड़े होंगे। सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है हमारी। तो इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी, तो हाँ ह्यूज इकोनॉमी तो है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से देखो ना हम कितने छोटे हैं अभी भी बहुत छोटे हैं, और अभी भी, और हमें कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी अभी। तो डेवलपिंग वाली डेवलप्ड से तो ज्यादा तेज ग्रो होगी, लेकिन जब गिरेंगे तो भी तेज गिरेंगे। लेकिन जब मान लो बूम का टाइम है, जब बूम हो रहा है, अभी जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में काफी स्लो डाउन चल रहा था, लेकिन अब मान लो जब ओवरऑल बूम आएगा तो हम ज्यादा तेज ग्रो करेंगे यूएस वगैरह से, ऑब्वियसली हम ज्यादा तेज ग्रो करेंगे और ज्यादा बेटर तरीके से भी ग्रो करेंगे, क्योंकि हम छोटी हैं और वो बहुत बड़े हुए हैं। तो फिर इंडिया वाज अ स्मॉल इकोनॉमी था, ये भी हमने चेक किया। फिर कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स जो है निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इन सब में नहीं आते। अब जैसे स्टार्टअप्स कौन कौन से हो गए? ओला हो गया, उबर हो गया, ओयो रूम्स हो गया, बाइजूस हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, पेटीएम हो गया। अब लोग कहते हैं ये सारे स्टार्टअप्स जो हैं, जो इतना रेवेन्यू बना रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये लोग जो है निफ्टी 50 निफ्टी 500 में नहीं आते। तो हो सकता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जीडीपी है, ये बढ़ जाए, ये बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ये हो जाए बड़ी इन स्टार्टअप्स की वजह से, लेकिन निफ्टी 50 शायद ना बढ़ पाए। तो इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक को ध्यान से समझना है कि ओला हो गया, उबर हो गया, पेटीएम हो गया, ओयो हो गया, ये सारी जो कंपनीज है प्रॉफिट तो कमाई नहीं है, सारी तो बस सेल्स बढ़ा रही है। फ्लिपकार्ट भी ऐसी है, फ्लिपकार्ट भी सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट तो उनको हुआ ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं? इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं बहुत सारा,
और सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एक ना एक दिन कभी ना कभी हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो ये सब जो हमने पैसा लिया हुआ है ये सब हम वापस कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो फंस जाता है। अब मान लो जिस इन्वेस्टर ने फ्लिपकार्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है इतने टाइम से, उसके पास बाहर निकलने का ऑप्शन ये है कि जब फ्लिपकार्ट आएगी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो जो इन्वेस्टर है जिसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया वो अपना स्टेक बेचेगा, और जब वो स्टेक बेचेगा उसके बाद फिर वो बहुत ईजिली अपना पैसा निकाल सकता है। लेकिन उसके बिना तो उसके लिए पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मान लो किसी ने ओला में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपना स्टेक जब जब मान लो ओला स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तभी वो अपना जो स्टेक है वो बेच सकता है। तो मतलब जो इन्वेस्टर जिन्होंने इन कंपनी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी तभी ये निकाल सकता है। तो इवेंचुअली तो इनको लिस्ट होना ही पड़ेगा। पर अभी अभी अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात है लिस्ट नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो हम चाहते ही नहीं जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी कोई अर्निंग ही नहीं है, वो लिस्ट हो। हम तो चाहते ही नहीं कि वो कंपनी कभी लिस्ट हो। पर हाँ, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाए तो फिर वो लिस्ट होंगी और इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेंगे। अब जैसे सॉफ्ट बैंक है जो जापान वाली, जो बहुत सारी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, उन्होंने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने पेटीएम को बोला हुआ कि आपके पास 5 साल का टाइम है, 5 साल के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करो और हम अपना पैसा बाहर निकालेंगे। अगर आप नहीं करते तो हम मतलब हम 5 साल से पहले हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं कि आपको करना ही करना है और आईपीओ लेके आना है और हमें अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे हम आईपीओ लाके। तो मतलब ऐसे डेडलाइन देनी स्टार्ट कर देंगे। जब तक बहुत अगर लॉन्ग टाइम में वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगी तो उनको डेडलाइन मिल गई है तो अब उनको लिस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी करके प्रॉफिटेबल होंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो वो लोग वैसे ही पैसा अपना निकालेंगे। तो हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि जो स्टार्टअप्स हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स तो वैसे भी लॉस मेकिंग है। तो अच्छी बात है कि वो निफ्टी के अंदर नहीं है या निफ्टी 500 के अंदर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही हैं ना आए। पर मान लो अगर वो प्रॉफिटेबल हो गए तो जो इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्ट किया उनके पास सबसे अच्छा तरीका निकलने का क्या है, अगर वो जो स्टार्टअप्स हैं लिस्ट हो जाएंगे तो इवेंचुअली जब वो प्रॉफिटेबल होंगे उनको तो बाहर निकलने के लिए, इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना ही पड़ेगा उनको स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसलिए इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी हो गई, जो ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है लेकिन लिस्ट नहीं होती। अब जैसे अमूल है, अमूल बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत मोट वाली कंपनी है और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ये अपना स्टेक बेचना नहीं चाहती। कहती है हम अपने पास सारा ओनरशिप रखना चाहते हैं, हम बेचना नहीं चाहते स्टॉक मार्केट में आके। तो मान लो अगर अमूल बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अमूल 20-25% से ग्रो कर रही है और वो जीडीपी को भी बढ़ा रही है, लेकिन वो हमें स्टॉक मार्केट में उसका फायदा कहीं नहीं मिलने वाला। तो अमूल अगर ग्रो कर रही है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। हल्दीराम जैसी कंपनी हो गई, ये भी मतलब बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, हल्दीराम हो गई, ओम स्वीट टाइप कंपनी हो गई, ये कंपनीज बहुत प्रॉफिट कमा रही है। तो ये वाली कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब पतंजलि है, पतंजलि तो अभी कुछ टाइम में हो जाएगी स्टॉक मार्केट में लिस्ट, लेकिन पतंजलि जैसी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो हाँ, ये जीडीपी को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये हमें कोई फायदा एक तरीके से, मतलब डायरेक्टली हमें ये कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। तो ये तो हम मानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो है, जो मतलब लिस्टेड नहीं है और बहुत प्रॉफिटेबल है, तो वो प्रॉब्लम देती है थोड़ी सी, वो नहीं कमा दिया ऐसे। लेकिन ये इंडिया में नहीं है, सारी कंट्रीज में, यूएस में भी, यूएस में जैसे सबवे है, तो सबवे बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है, उसके जो क्लाइंट्स है बहुत उसके पास बार बार आते हैं। तो सबवे ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो भी कहीं लिस्टेड नहीं है, वो अपना स्टेक बेचना नहीं चाहते। तो मतलब ऐसी कंपनीज तो हर कंट्री में होती है, लेकिन इससे हमें डरने की कोई पॉइंट नहीं है। हम बोलते हैं हम चलो निफ्टी 50 में नहीं तो निफ्टी 500 में कोई ऐसी कंपनी आ जाएगी और हम तब कर लेंगे। तो अभी तो हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 500 अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन आएगा तो हम उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आगे करूंगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ निफ्टी 50 की बात करें कि हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी तो डिसीजन, लेकिन अभी भी कोई नहीं लेना आपने डिसीजन, अभी भी कोई नहीं लेना डिसीजन, बाद में लेंगे। तो मतलब ये जो स्लाइड थी मेनली थी इस बात पे बात कर रही थी कि क्यों 15% और क्यों 18% हमको मिल जाता है। फिर हमने बात करी कि चलो मान लो निफ्टी शायद 15% दे देगा साल में, लेकिन हम तो इससे ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि मान लो कभी भी मार्केट गिरेगी, हम तो एक्स्ट्रा पैसे डाल देंगे। तो हमने सीख ही लिया है। अब जैसे मान लो, या तो मैंने आपको CAGR दिखाया था, अब जैसे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं एक बार। मान लो कोई एक साल के लिए निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, तो मतलब वो यहाँ पे था 11,000 के आसपास कुछ था, वो यहाँ जाके यहाँ पे ऐसे। तो अगर हम एक साल में देख रहे हैं हम एक साल में, मतलब ये बहुत रैंडमली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक साल में अगर हम देख रहे हैं तो रिटर्न निफ्टी कितना है, 12%, -12% के आसपास है। कितना है, -12% के आसपास। लेकिन हम तो स्मार्ट है, हमें तो समझ आ गई, हमें तो समझ के आ गया कि मार्केट चलो नॉर्मल जा रही है, हम भी इतने रिटर्न ले रहे हैं जितना निफ्टी दे रही है, उससे से खुश हैं। लेकिन मान लो जब भी मार्केट गिरेगी, जब भी मार्केट फॉल होगी, तो हम इस टाइम पे, इस पूरे टाइम पे, जब भी यहाँ पे मार्केट फॉल हो रही है तो यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा पैसा डालना प्रेफर करेंगे इस पूरे टाइम पे। यहाँ पे जो ये मार्केट गिरी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ पे तो हम बहुत ज्यादा पैसा डालना प्रेफर करेंगे निफ्टी के अंदर, हम तो एक्स्ट्रा अमाउंट डाल देंगे। तो इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, निफ्टी तो जो दे रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट सस्ती होगी हम एक्स्ट्रा पैसा डाल देंगे, और फिर जब वो बढ़ जाएगा तो हमारा पैसा जो ओवरऑल रिटर्न होगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ऐसा निफ्टी 50 में भी करेंगे, ऐसा हम निफ्टी जूनियर में भी करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि जब भी मार्केट सस्ती होगी हम एक्स्ट्रा
बढ़ा लेंगे तो हमारा ओवरऑल रिटर्न बढ़ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने मेरे क्लाइंट है जिनको मैंने निफ्टी में इन्वेस्ट करवा रखा है, लेकिन मेरा जो रिटर्न होगा और जो उनका रिटर्न होगा, जो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा और जो उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, उसमें बहुत फर्क होगा। मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मार्केट गिरी तो मैंने तो बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया, उन्होंने भी शायद किया, थोड़ा छोटा मोटा किया, शायद नहीं भी किया, तो उनका रिटर्न नॉर्मल होगा या निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उन्होंने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन मेरा जो रिटर्न होगा मेरे सिप के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने जो नीचे वाला टाइम था उसमें बहुत ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, जो मैंने पैसा कमाया होगा इन दी एंड, जो मैंने पैसा कमाया होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू देम। वो क्यों? क्योंकि मैंने जब गिरी हुई मार्केट थी उसमें ज्यादा पैसे डाल दिए। तो आप भी ऐसे ही करोगे, जब भी मार्केट गिरेगी आप एक्स्ट्रा पैसे डाल दोगे तो ओवरऑल रिटर्न अपना बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आई हैं। और 50 हमने देखा बिजनेस ग्रोथ की बात करी कि बिजनेस ग्रोथ, मान लो लोन ही अगर वो 11% पे ले रहा है तो 15% रिटर्न लाना पड़ेगा। छोटी कंपनी लोन ही 13 पे ले ली है तो 17-18% उसको देना ही पड़ेगा। फिर 8% हमने बोला जीडीपी बढ़नी चाहिए, 6% आरबीआई कहती है इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, जीडीपी मतलब ये सब बिजनेस ओनर भी चाहेगा बढ़ाना है इसको, गवर्नमेंट भी चाहेगी, बिजनेस ओनर भी चाहेगा, आरबीआई भी चाहेगी, तीनों के तीनों लोग चाहेंगे कि ऐसा हो। फिर मार्केट का आप जीडीपी, वॉरेन बफेट इंडिकेटर की बात करिए, लॉन्ग रन में 1 होना चाहिए, जीडीपी बढ़ेगी तो निफ्टी को बढ़ना ही पड़ेगा, निफ्टी 50 को। फिर हमने देखा इंडस्ट्री रिटर्न हाई होता है, हम सारे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑटो में, सीमेंट में, इंफ्रा में, रियलिटी में, हम सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने CAGR कैलकुलेट किया, 17-18% के आसपास था, लेकिन हम फिर भी निफ्टी को 15% ही मान के चलेंगे। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपेरेटिवली छोटी कंपनीज है, तो निफ्टी 50 अगर 15% तो निफ्टी नेक्स्ट 50 17-18% के आसपास, 17 निफ्टी 50 अगर 15% है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 17-18% के आसपास है। तो लोग कहते हैं इंडिया वॉज स्मॉल इकोनॉमी, देम तो अभी भी हम स्मॉल ही, अभी भी हम डेवलपिंग ही है, पर कैपिटल के हिसाब से तो हम टॉप 100 में भी नहीं आते, तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी बढ़ती रहेगी, पर कैपिटल इनकम हमारी बढ़ती रहेगी, तो उस हिसाब से निफ्टी 50 को भी बढ़ना पड़ेगा। फिर हमने बोला स्टार्टअप्स तो अच्छी बात नहीं आती क्योंकि वो लॉस में है, और जब वो प्रॉफिटेबल होंगे तो वो स्टार्टअप सारे लिस्ट हो जाएंगे तो निफ्टी में आ जाएंगे कभी ना कभी, अगर अच्छा करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएंगे, 50 में नहीं तो 500 में तो आ ही जाएंगे। तो 500 की बात नहीं करी, आगे समझाऊंगा। 500 मतलब टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, जैसे S&P 500 है, ये यूएसए का इंडेक्स है, वॉरेन बफेट कहता है S&P 500 में इन्वेस्ट करो। तो इंडिया की टॉप 500 यूएस की टॉप 500 कंपनी है S&P 500, तो निफ्टी 500 क्या होगा, इंडिया की टॉप 500 कंपनीज, बस और कोई बात नहीं है। फिर निफ्टी 50, फिर हमने बोला प्राइवेट कंपनीज कुछ जैसे अमूल टाइप हो गई, हल्दीराम्स टाइप हो गई, या सबवे टाइप हो गई। जो सबवे तो चलो यूएस की है, तो ये कंपनीज नहीं है लिस्टेड, लेकिन फिर भी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं और ये अच्छी प्रॉफिटेबल। तो हमने बोला हाँ, ये तो प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनीज हर कंट्री में होंगी जो ऐसी होंगी जो लिस्ट नहीं हो रही होंगी, बहुत अच्छी कंपनीज होंगी, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती होंगी, लेकिन लिस्ट नहीं हो रही होंगी। तो हमने बोला ये तो होगा, इसमें छोटी मोटी कंपनीज कुछ होंगी, लेकिन हमें उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो आई रही हैं, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन तो है ही जीडीपी का, छोटी मोटी नहीं भी है तो उसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। फिर हमने बोला कि हम ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि जब भी फॉल्स होंगे तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेंगे? क्योंकि जब भी फॉल होगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब मान लो 23 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को जब मार्केट की हालत बहुत खराब थी, तो मेरे को अगर कोई बोलता है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है उस दिन। क्यों? क्योंकि जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक तरीके से जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और उसको अपना पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। मान लो मैंने उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे दिए और उसने कुछ गलती से कोई इमोशनली गलत डिसीजन ले लिया, या वो डर गया, क्योंकि उनको भी क्या होता है, उनको भी अपनी जॉब की परवाह होती है। उनको भी होता है कि अगर हम ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देंगे तो एएमसी वाले जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनको जॉब से निकाल सकती है या उनकी बेइज्जती हो जाएगी, और वो अपनी रैंक्स को संभालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको भी डर लगता है। तो इस वजह से वो एक इमोशनली गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो मान लो अगर गलती से, मेरे को क्या डर लगता है कि मान लो इसने गलती से अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो मेरा पैसा तो अच्छा खासा लूज हो सकता है। तो इसलिए मैं तो रिस्क लेने नहीं वाला। मैं तो बोलूंगा कि भाई मैं तो बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं म्यूचुअल फंड्स में तो नहीं करने वाला, मैं किस में करूंगा, मैं निफ्टी 50 के अंदर ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो अच्छी कंपनी आएगी वो बढ़ती रहेगी, उनमें स्टेक बढ़ता रहेगा, जो बेकार कंपनी है उनमें स्टेक कम होता रहेगा। तो यहाँ तक अभी हमने बात करी वाई 15% एंड वाई 18%। तो अब हम बात करेंगे सेक्टर के बारे में कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा सेक्टर अच्छा होता है। सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, सीमेंट का सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियलिटी हो गया। तो कौन सा सेक्टर किस टाइम पे अच्छा करता है, तो ये हम चेक करेंगे इंडिया की मतलब साइकिल्स के बारे में, बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कौन सा सेक्टर कब अच्छा परफॉर्म करता है और हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए।